हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पीछे में हमने देखा था कि आय एवं अन्य मापदंड के द्वारा किस तरीके से हम एक देश की दूसरे देश से, एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कौन सा देश या कौन सा राज्य विकास कर रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विकास की धारणीयता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि विकास की धारणीयता क्या है। धारणीय शब्द को पहले हम समझ लेते हैं कि धारणीय मतलब क्या होता है। तो धारणीय विकास या विकास की धारणीयता, तो धारणीय विकास को हम स्थायी विकास भी कह सकते हैं। धारणीय मतलब स्थायी हो गया या टिकाऊ हो गया, या यूं कह सकते हैं कि वह विकास जो लगातार बना रहे, तो उसे क्या कहेंगे हम? धारणीय कहेंगे। ठीक, धारणीय का क्या मतलब हो गया? जो स्थायी है। तो धारणीय विकास वह विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो क्या समझाना चाह रहा है? यह कह रहा है कि धारणीय विकास या स्थायी विकास वह विकास कहलाता है जो कि भावी पीढ़ी, जो भविष्य में आने वाले लोग हैं, आने वाली संतति है या संतान है, तो उनकी आवश्यकता की जो पूर्ति की क्षमता है, तो उससे समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। मतलब यह है कि भावी पीढ़ियों के जो संसाधन रखे हुए हैं, उन संसाधन का हम प्रयोग ना करें, लेकिन वर्तमान में जितनी हमारी आवश्यकता है हम अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति भी कर लें, तो वह क्या कहलाएगा? धारणीय विकास या विकास की धारणीयता कहलाएगी। इसे हम सरल शब्दों में कहें तो विकास की धारणीयता का मतलब विकास को लगातार बनाए रखना है। ठीक, तो विकास की धारणीयता का क्या मतलब निकला? कि विकास को लगातार बनाए रखना है। हम अपना विकास तो करें, हम अभी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम अपना विकास तो करें, साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भावी पीढ़ी है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उन संसाधनों के द्वारा हो सके, उनका भी विकास हो सके। मतलब जो हमारा विकास हो वो कैसा हो? स्थायी हो। इसे और अच्छे से समझ लीजिए। एक बार विकास होने पर हर व्यक्ति यही चाहेगा कि विकास का स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए बना रहे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है? अगर एक बार उसका विकास हो जाए तो क्या वो नीचे चाहेगा कि नीचे गिर जाए? नहीं, वो हमेशा और भी ज़्यादा विकास चाहेगा। वह चाहेगा कि उसका विकास का जो स्तर हो वो और ऊंचा हो। ठीक, और वो तो विकास करे ही करे, साथ में उसकी आने वाली जो पीढ़ी है या जो भावी पीढ़ी है वो भी क्या करे? विकास करे। यदि इसे एक उदाहरण द्वारा समझें, मान लीजिए अभी आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में हैं तो आप क्या चाहेंगे? विकास चाहेंगे ना। विकास चाहेंगे कि आप 10th क्लास में हैं तो 11th में पहुँचें, फिर 12th में पहुँचें, फिर कॉलेज की पढ़ाई करें। इस तरीके से आप विकास करना चाहेंगे। या फिर ऐसा चाहेंगे कि अभी 10th में है, फिर से वापस 5th क्लास में पहुँच जाएं, 6th क्लास में पहुँच जाएं या 7th क्लास में पहुँच जाएं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। तो आप क्या चाहेंगे कि 10th क्लास में हैं तो हम किस क्लास में पहुँच जाएँ? 11th में पहुँचें, फिर उसके 12th क्लास में पहुँचें। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं? विकास का स्तर और ऊँचा हो। विकास का स्तर कैसा हो? ऊंचा हो, क्योंकि आप आगे क्लास में बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? विकास करेंगे। लेकिन अब इस समस्या ये है कि जो विकास है, जो विकास की धारणीयता है, उसको लेकर कुछ वैज्ञानिक, कुछ अर्थशास्त्री बहुत ही चिंतित हैं। अब इसे देख लेते हैं। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। तो अब 20वीं सदी से ही, 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध है, तो उसमें ही वैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो चिंताजनक हैं कि हमारा जो विकास हो रहा है और जो विकास का स्तर है वो धारणीय नहीं है। धारणीय मतलब टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है। तो कैसे नहीं है, हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं।
उदाहरण दिया हुआ है आपका भारत में भूमिगत जल। तो हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो इस उदाहरण को समझ लीजिए कि अभी हमारे जो कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक शोध किया है। उस शोध में उन्होंने क्या पाया है? उस शोध में उन्होंने पाया है कि पिछले 20 सालों में जो पानी का स्तर है वो क्या हो गया? 4 मीटर नीचे हो गया है। 4 मीटर और ज़्यादा हमको खुदाई करेंगे तब हमको जाके पानी मिलेगा। तो 4 मीटर नीचे क्या हो गया है? और भी ज़्यादा गिरावट आ गई है। और देश का लगभग 1/3 भाग, देश में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। और अगर यही सब कुछ चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो 25 साल में क्या होगा? 60% जनता क्या करेगी? इस साधन का अति उपयोग करने लगेगी। और जब इस साधन का मतलब जल का अति उपयोग करते रहेंगे तो आगे चल के क्या होगी? आगे जल की समस्या बनेगी। तो भूमिगत जल जो है तो अति उपयोग कहाँ पर होता है? पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कृषि के लिए यानी कि सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। और कुछ और जगह हैं जैसे मध्य और दक्षिण भारत में चट्टानी पठार क्षेत्र हैं, कुछ तटवर्ती क्षेत्र हैं जो तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में भी क्या हुआ है कि पानी का या जल का अति उपयोग किया जा रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो महिला है तो इसमें जल का स्तर कैसे हो रहा है? देखिए कितने नीचे तक गिर गया है ना? ये जल का स्तर कितने नीचे तक गिर गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो भूमिगत जल है वो लगातार धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर एक कोटेशन आपके में दिया हुआ है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। क्या मतलब निकला इसका? तो इसका मतलब यह है कि हमने जो विश्व है, जिस विश्व में हम निवास कर रहे हैं, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हमने अपने पूर्वजों से, हमें उत्तराधिकार में नहीं मिला है, हमने कोई वसीयत नहीं ली है, ठीक, बल्कि हमने क्या किया है? हमने अपने बच्चों से उसे उधार लिया है। तो जो बच्चों को वापस हमें करना है तो कैसे करेंगे हम? अति उपयोग करके या फिर उसको बचत करके। चलिए इसे देख लेते हैं। आज हम प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उनका अति उपयोग कर रहे हैं। अति उपयोग करने से क्या हो रहा है? ये संसाधन घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक। तो ये कौन से साधन है? इन्हें देख लेते हैं। नवीकरणीय साधन हो या गैर नवीकरणीय साधन, दोनों ही साधनों का हम अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। हमें इन संसाधनों का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी इस संसाधनों को बचाकर रख सकें। जल कैसा साधन है? जल एक नवीकरणीय साधन है। जल नवीकरणीय साधन है और गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया या कच्चा तेल हो गया। तो ये कैसे साधन होते हैं? गैर नवीकरणीय साधन होते हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात
समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। तो ये जो संसाधन हमें मिले हुए हैं, कच्चे तेल हो गए या फिर कोयला हो गया और भी गैर नवीकरणीय साधन हो गए, तो एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। जब एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो आप सोचें कि इनको फिर से हम वापस भर दें भंडार में, तो नहीं भर सकते, तो इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, पर नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं। मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ नए स्रोत हमको मिल गए, कहीं कुछ भंडार मिल गया, कहीं कोई खदान मिल गई, है ना, तो ये स्रोत जरूर हमारे भंडार में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय साधन है। तो जमीन के अंदर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है वो कैसा साधन है? वो गैर नवीकरणीय साधन है, क्योंकि एक बार प्रयोग करेंगे और भंडार खाली हो जाएगा। ये नहीं कि हम उसको पुनः पूर्ति कर सकें या पुनः उसमें भर सकें। लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। तो कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो हमेशा लगातार खोज करते रहते हैं कि कुछ भंडार मिल जाए, कोई भी भंडार, तेल का हो गया, कोयला की खदान हो गई, इन सब चीज़ों की खोज लगातार चलती रहती है। एक और उदाहरण द्वारा हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को दिखाया गया है, उन आंकड़ों को देख लेते हैं। कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। अब ये कच्चे तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? सबसे पहले तो यह देख लेते हैं। क्षेत्र और देश दिया हुआ है, भंडार दिया है 1000 मिलियन बैटल में, और भंडारों के चलने की अवधि। भंडारों के चलने की अवधि का मतलब यह हुआ कि यह भंडार जो हैं वो कितने साल तक चलेंगे। जैसे कोई चीज़ स्टॉक करके रख लेते हैं ना, आप अपने घर में कोई चीज़ स्टॉक करके रखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो जिंदगी भर चलते रहें। आप उस भंडार में से उस सामान को निकालते रहेंगे तो कभी ना कभी आपका भंडार खाली तो होगा ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो भंडार के चलने की अवधि कितनी है, वो कितने वर्षों तक चलेंगे। तो चलिए इसे देखें। मध्य पूर्व में 807.7 हजार मिलियन बैटल भंडार हैं। कब की बात कर रहे हैं? 2017 की बात कर रहे हैं हम। और इन भंडारों की चलेगी जो 807.7 हजार मिलियन बैटल है, ये 70 वर्षों तक चलने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50,000 मिलियन बैटल भंडार हैं जिनके 10 साल तक चलने की संभावना है। विश्व की बात कर लें, संपूर्ण विश्व की बात कर लें तो संपूर्ण विश्व में 1696.6 हजार मिलियन बैटल भंडार हैं, जिसमें भंडारों की चलने की क्षमता या अवधि जो है वो सिर्फ 50 वर्षों के लिए है। 50 वर्षों तक ही यह भंडार चल सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। और हमने देखा ना कि गैर नवीकरण जो साधन होते हैं उनकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो यह तालिका हमें क्या बता रही है? यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे, जो कच्चा तेल है और इसी दर से अगर लागू रहता है, ऐसे ही अगर हम इसका उपयोग करते रहते हैं तो ये भंडार सिर्फ 50 वर्षों तक ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां या परिस्थितियां होती हैं। अब हम अपने भारत देश को ही ले लें तो भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है। जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यातायात के जो साधन हुआ करते हैं उनका किराया क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि उनका किराया बढ़ता है तो दूसरी जो चीज़ें होती हैं तो सारी वस्तुओं की कीमतें भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो हैं, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं।
तो वो क्या चाहते हैं कि ठीक है, भंडार हमारे पास कम है, लेकिन हम सैन्य के बल पर या आर्थिक या पैसे के बल पर हम इसको खरीद लेंगे। किसको? भंडार को, या जो संसाधन है उनको हम खरीद लेंगे। अब विकास की धारणता का जो प्रश्न उठता है यहाँ पर, तो इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। तो अब इसी तरीके से यदि हम अति उपयोग करते रहें, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, तो यह प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त हुए हैं वो शीघ्र खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है? इनके साथ हमें देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण में लगातार गिरावट भी आ रही है। पर्यावरण में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पर्यावरण को बनाए रखना भी अति आवश्यक है। क्यों बनाए रखना अति आवश्यक है? क्योंकि आप देखेंगे आपके चाहे वो नवीकरणीय साधन हो या गैर नवीकरणीय साधन हो, चाहे वो जल हो, चाहे आपका कोयला हो, चाहे कच्चा तेल हो, है ना, चाहे किसी भी प्रकार का ईंधन हो, तो ये सभी चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। तो प्रकृति को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण को बनाए रखना अभी जरूरी है, क्योंकि यह एक क्षेत्र या देश की बात बस नहीं है। अगर आप सोचें कि अरे क्या होगा, खर्च कर रहे हैं तो करने दो, है ना, तो ऐसा नहीं है। यह एक क्षेत्र या एक देश बस की बात नहीं है। अभी आप देखते हैं कि सारा विश्व अब एक भूमंडलीकरण हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है ना, तो हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। इसलिए विकास की धारणता को बनाए रखना जरूरी है। तो विकास की धारणता को क्या करना है? धारणता मतलब स्थायी या टिकाऊ। तो जो विकास हो वो कैसा हो? स्थायी हो, टिकाऊ हो, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को भी विकास प्रदान कर सकें। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। विकास की धारणता को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।